आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। जेएनयू में देशद्रोह को लेकर आज सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त हंगामा चलता रहा। विपक्ष ने सरकार पर हमला किया तो सरकार ने विपक्ष को जमकर कोसा। राजनीति जमकर हुई। उधर देशद्रोह के आरोपी दो जेएनयू छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान ने आधी रात को कैंपस से निकलकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। अब उनकी पेशी को लेकर कार्रवाई चल रही है। वहीं कन्हैया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस तमाम गहमा गहमी के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसके बाद खालिद के नक्सलियों से संबंधों के आरोप लग रहे हैं। इसी पर करेंगे बड़ी बहस। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तरफ जेएनयू के देशद्रोहियों के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन और दूसरी तरफ नक्सलियों के समर्थक प्रोफेसर जीएन साई बाबा के कुरियर और जेएनयू के छात्र हेमचंद्र मिश्रा को जेल से लेने पहुंचे उमर खालिद की तस्वीर। खालिद पर देशद्रोह का आरोप है। देशद्रोह और नक्सली कनेक्शन ये दोनों इस वक्त उमर खालिद से जुड़ रहे हैं। आगे की कहानी बताने से पहले आप जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पिछले साल के इस वीडियो में हाथ और कंधे पर झोला लिए नीले रंग की चेक शर्ट में यह शख्स है हेमचंद्र मिश्रा। नागपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर छूटे हेमचंद्र मिश्रा को लेने कुछ लोग आए हैं, मगर इनमें एक चेहरा सबको चौंकाने वाला है और वो है उमर खालिद का। उमर भी चेक शर्ट में ही है और वो हेमचंद्र के गले मिलता है। फिर चंद कदम पीछे हटकर अपने मोबाइल फोन से तस्वीर लेने लगता है। कुछ और लोग भी तस्वीरें खींच रहे हैं। तस्वीर खिंचवाने का अंदाज बिल्कुल ऐसा मानो आजादी की लड़ाई में जेल काट कर आए हों। आपको बता दें कि हेमचंद्र मिश्रा को पुलिस ने महाराष्ट्र के रास्ते बस्तर जाते वक्त गिरफ्तार किया था। उस पर नक्सलियों के लिए गुप्त सूचना ले जाने का आरोप था। मिश्रा से पूछताछ में ही जीएन साई बाबा के नक्सलियों से कनेक्शन के बारे में पता चला था। डीयू के प्रोफेसर साई बाबा को जेल में डाल दिया गया था। आपको बता दें कि 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले साई बाबा को जेल से शिफ्ट करने को कहा था। सवाल यह है कि क्या देशद्रोह के आरोपी खालिद का नक्सलियों से संबंध है? जिस वक्त उमर खालिद का नाम देशद्रोह को लेकर सुर्खियों में आया तो उसके पिता ने यह बयान दिया था कि उसकी विचारधारा वामपंथी है। हालांकि उन्होंने अपने बेटे के देशद्रोही होने का पुरजोर विरोध किया था। उनका कहना था कि मुसलमान होने की वजह से उनके बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो वोकैबुलरी इस्तेमाल की जा रही है उमर के लिए, ये क्यों की जा रही है? क्या इस वजह से उसके नाम के अंदर कहीं ना कहीं मुसलमान शब्द जुड़ा हुआ है? हालांकि वो आप जानते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। उमर खालिद के नक्सलियों से संबंध हैं या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। मगर देशद्रोह पर हंगामा पूरी तरह बढ़ चुका है। संसद में इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने रोहित वेमुला और जेएनयू के मुद्दे पर नारेबाजी की। इस वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। उधर राहुल गांधी की शिकायत है कि सत्ता पक्ष उन्हें बोलने से रोक रहा है। जब मैं बोलूंगा वो मुझे बोलने दीजिए पार्लियामेंट। आई विल स्पीक बट दे विल नॉट लेट मी स्पीक बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ व्हाट आई विल से। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को आप देश की जनता के सामने इस नारों को स्पष्ट करिए, आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। जेएनयू देशद्रोह कांड पर राजनीति और प्रदर्शन जारी है। इस बीच पुलिस ने भी अपने तरकश के तीरों को धार दे दी है। पुलिस के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसकी हिरासत 29 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। बाकी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भी मजबूत केस तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। उमर खालिद पर अभी तक अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं। अंतिम फैसला कोर्ट ही कर सकता है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर कुछ अहम सवाल उठते हैं। हम अपनी पोजीशन बीच में रख रहे हैं, पत्रकार किसी एक तरफ झुकेगा नहीं। लेकिन जो सवाल उठते हैं, पहला, क्यों उमर खालिद नक्सलियों से सांठगांठ के आरोपियों से मिलने नागपुर गया? इस पर बड़ी बहस हम अभी करें, सब मेहमानों से बात करें। क्या देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद के नक्सलियों से संबंध है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा, क्या उमर खालिद के इन संबंधों की जांच होनी चाहिए? तीसरा, क्या उमर खालिद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? चौथा, क्या उमर खालिद को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, जैसे कि कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि वो मुसलमान है इसीलिए किसी ना किसी तरह से उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। चर्चा में हमारे साथ है दिल्ली से बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा, एबीवीपी के नेता निधि त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष सैयद वलीउल्लाह कादरी और IBN 7 डिजिटल के एडिटर जयदीप कर्णिक। कादरी साहब, सबसे पहले ये वीडियो आप अभी ध्यान से देख रहे थे हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठकर, क्या आप ये मानते हैं कि उमर खालिद के संबंध जीएन साई बाबा और
जिस पर आरोप है कि जीएन साईं बाबा और सीपीआई माओवादी के नेताओं के बीच में जो कुरियर बनता था, जानकारी इधर से उधर ले जाता था, हेमचंद्र मिश्रा। तो हेमचंद्र मिश्रा और उमर खालिद जो वीडियो में दिख रहा है, ये सही है, ये जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, और इसीलिए नक्सली संबंध इसके प्रूव होते हैं, ये एक दावा किया जा रहा है। देखिए, ये बात अभी हेमचंद मिश्रा भी नक्सलियों से ताल्लुक है, उनका भी केस कोर्ट में जारी है, वो चल रहा है। और जहाँ तक बात उमर खालिद की है, देखिए कोई किसी भी इस देश के अंदर कई विचारधाराएं, चाहे कोई माओइस्ट विचारधारा से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वामपंथ के अंदर अल्ट्रा लेफ्ट के अंदर कोई काम करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नक्सल है। कोई अपनी विचारधाराओं को लेकर चलना, इसको क्या आप अपने आप को भी इससे अलग कर रहे हैं कि अल्ट्रा लेफ्ट जो करता है वो लेफ्ट होने के बावजूद आप उससे सहमत नहीं है कुछ चीजों से? क्या आप कहेंगे? देखिए, हमारी आइडियोलॉजी जो है, जो हम पार्लियामेंट्री लेफ्ट करते हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो दूसरों की आइडियोलॉजी, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी हम ये डेमोक्रेटिक देश के अंदर अपने अपनी आइडियोलॉजी को बताइए। सीआरपीएफ के जवान जब मारे गए, डीएसयू ने बाकायदा मिठाई बांटी, ये गंभीर आरोप है। अगर ये वाकई हुआ था तो गलत था, आप कहेंगे? देखिए, इस तरह देश के रक्षा के लिए जो लोग मरते हैं, उनके लिए तो हमें अफसोस जाहिर करना चाहिए। मिठाइयाँ बांटना और उसके ऊपर जश्न मनाना, हम आईएसएफ की तरफ से उसकी निंदा की है और आगे भी करेंगे। और हम देश के तो आप डीएसयू से अपने आप को अलग कर रहे हैं, जो कि बैन हो गया था यूपीए सरकार के टाइम पे, ये बात सही है? और आप कह रहे हैं कि उमर खालिद उस समय साथ में था डीएसयू के, ये अगर उसने किया था तो गलत किया था? देखिए, उमर खालिद डीएसयू में था या नहीं था, वो अलग, डीएसयू को रखी थी नहीं रखी थी, वो अलग चर्चा है। उमर खालिद अब जो इंडिविजुअली के तौर पर एक माओइस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है, उसने खुद ने कहा है कि मैं मेरी आइडियोलॉजी ये है, लेकिन वो डीएसयू है या नहीं है, उसकी तो पुलिस इसकी तफसील बताए हमें, पुलिस इसकी जांच पड़ताल करे कौन किससे मिला हुआ है। नूपुर शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे जानना चाहता हूं कि दूसरे दल एक आरोप लगा रहे हैं। पहले यह कहा गया कि खालिद कई बार पाकिस्तान गया था, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए खबर आ रही है, यह बात कही गई। बाद में उमर खालिद ने पब्लिकली आकर कहा मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मैं जाऊंगा कैसे? अब चूंकि बाकी आरोप चिपक नहीं रहे हैं, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि नक्सली साबित करके इसे कहीं ना कहीं फंसाया जाए, ये दूसरे दल कह रहे हैं। नूपुर, देखिए, दूसरे दलों को कुछ भी कहने दीजिए। मैंने एक बात सुनी अभी, मेरे ख्याल से कादर नाम है, कादर जी की, अभी मैंने बात सुनी, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की इज्जत की बात करते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, और देश की इज्जत कौन करेगा? आपने सीधा सवाल पूछा कि 2010 में जब मेरे ख्याल से 76 सीआरपीएफ जवान को एम्बुश में माओवादियों ने मारा, तो वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी गई, और उसके बाद ये जितने भी अल्ट्रा लेफ्ट जो है माओवादी जो है, उन्होंने जश्न बनाया इस बात का, जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से, जिन फौजियों की वजह से आप और मैं जिंदा है, उनकी इज्जत कौन करेगा? मेरा सवाल सबसे पहला ये है। देखिए, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपका जवाब दे दूं, आइडियोलॉजी से जुड़कर रह सकता है। मैं बात दे दूं, सम्मान करती हो ना? सुप्रीम कोर्ट कोई आइडियोलॉजी नहीं देखेगी, सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी काम देखेगी। सर, सुप्रीम कोर्ट कोई आइडियोलॉजी नहीं देखेगी। आप कौन सा सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? आपने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा दी कि क्या कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप क्या किसको कातिल बताना चाह रहे हैं? आपने तो सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटिशन के बाद भी अफजल को आतंकवादी बताते हुए कैपिटल पनिशमेंट पे भी उंगली उठा दी, आपके और आपके समर्थकों ने। वो मुद्दा अलग है, उसको लेकर नारे लगाए, वो चीज अलग है। अब इससे इसको मत जोड़िए। आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो कोई भी किसी आइडियोलॉजी के तहत इस देश के अंदर रह सकता है, कोई भी किसी आइडियोलॉजी को मान सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट उसको परमिशन देती है। ये डेमोक्रेटिक देश है, आप मेरे बीच में नहीं बोलिए तो बढ़िया है। डेमोक्रेटिक देश है, इसके अंदर कई किस्म के आइडियोलॉजी के लोग हैं कि आपकी आइडियोलॉजी को कोई नहीं मानता है तो देशद्रोही हो जाएगा क्या? एबीवीपी की आइडियोलॉजी को, एबीवीपी की सोच को अगर कोई नहीं मानता है कैंपस में, तो देशद्रोही हो जाएगा क्या? आप लोग चाहते क्या इस देश के अंदर कि सब आपकी आइडियोलॉजी से ही चले, आपकी सोच से ही चले? ये कोई आपका ये जिस तरह से जबरदस्ती के तौर पर आप किसी आइडियोलॉजी को थोप नहीं सकते हैं। एक मिनट, आप दोनों राजनीतिक, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं, देखिए, इनकी आइडियोलॉजी को कोई इस देश में नहीं मानता है, तो देशद्रोही है। देखिए आकाश, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जब भी इस तरह की बहस में कुछ सार्थक चर्चा करना चाहते हैं तथ्यों के आधार पर, अभी बहस का मुद्दा ये है कि एक वीडियो में दिखाई दे रहा है। सुन लीजिए, नुपुर सुन लीजिए। दिक्कत यह है कि ये कादरी साहब की भी गलती है, ये विचारधारा पे आरोप, ये दोनों लोग अपनी विचारधाराओं को लेकर इतने ज्यादा संकीर्ण सोच में जा चुके हैं कि अपनी विचारधारा से परे जाकर देश पर, या देखिए, हम लोग कोई नहीं है जो तय करेगा कि कौन आरोपी है, किसका नक्सल का कनेक्शन है, किसने गुनाह किया है, लेकिन कोर्ट तय करेगी। लेकिन हमें एक कोर्ट में जो मामला चल रहा है, एक सजा याफ्ता व्यक्ति है,
उसके साथ अगर उमर खालिद दिखाई देता है तो हमें लगता है कि ये इनकी विचारधारा कहीं इससे आगे जाकर नक्सलियों के समर्थन में तो नहीं है। और ये निश्चित तौर पर जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये सारी लड़ाई विचारधाराओं से परे जाकर है, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह का काम है। एक मिनट, अभी वो आरोपी एक बात कह दूं, व्यवस्था बता दूं प्लीज जी नूपुर, आप बात पूरी करें, फिर मैं राजीव जी के पास जा रहा हूं। नूपुर बोले। इसकी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई सेडिशन चार्ज लगाए और 120 बी के तहत भी लगाए। सेडिशन चार्ज लगा दोगे क्या? देश में सेडिशन चार्ज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये तो मौका है कि सेडिशन चार्ज किस पे लगाना चाहिए, उस पे डिबेट होनी चाहिए। आपकी मनमानी चल रही है कि सेडिशन चार्ज किस पे भी लगा दिया जाएगा। उनके देशद्रोही आप डिक्लेयर कर देते हैं, आप सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि हमें जो सलाम नहीं करता, हमसे जो बात नहीं करता, जो हमारी विचारधाराओं को नहीं मानता, हम उसे सेडिशन चार्ज लगा देंगे। ये देश में यही करना चाहते हैं ना आप लोग? ये देश में आपकी मनमानी करना चाहते हैं। इसके लिए इंतजार करना होगा कि कोर्ट इनमें से कितने एविडेंस को सही मानती है। हाँ। ये महत्वपूर्ण होगा, उसका इंतजार हमें थोड़ा सा करना होगा। राजीव त्यागी जी, आपके पास आता हूं। जीएन साईं बाबा के बारे में कांग्रेस का क्या विचार है, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। और थोड़ा सा ये बताते हुए कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी नागपुर रेंज रविंद्र कदम ये 5 साल से एंटी नक्सल ऑपरेशंस में है और उन्होंने कंफर्म किया कि उमर खालिद नागपुर आया था हेमचंद्र मिश्रा से मिलने के लिए। इसके बाद इस मामले पर आपका क्या कहना है? अगर ये नक्सली संबंध प्रूव होते हैं तो क्या ये गंभीर मामला है या नहीं है? देखिए आकाश जी, मैं इस 2 विषयों पे अपनी बात रखना चाहूँगा। पहला विषय जो आपने सवाल पूछा है, निश्चित रूप से नक्सलवाद की पीड़ा कांग्रेस ने भोगी है और 32 कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ से लेकर देश के नेता नक्सली हमले में शहीद हो गए, जिनके परिवार वाले आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता थे उनके परिवार वाले। बिल्कुल। तो नक्सलवाद से निश्चित रूप से हमने पीड़ा झेली है और किसी और दल ने वो पीड़ा नहीं झेली है अभी तक देश में, नक्सलवाद के अगेंस्ट जो हमने पीड़ा झेली है। मैं ये कहता हूं कि नक्सलवाद क्यों पनप रहा है, इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से कोई शोध करना। देखिए सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था आपके। अगर आप बीच में बोलेंगी तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आप सबकी बीच में बोल रही है डिबेट में। एक सभ्य डिबेट करिए, सभ्य डिबेट करिए, सभ्य डिबेट करिए, सभ्य डिबेट करिए। आपसे कह रहा हूं, साहब इंतजार कीजिए, खालिद साहब इंतजार कीजिए। किस तरीके का आप मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, आप अपनी बारी में बोलिएगा ना। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नक्सलवाद के मामले में जिस तरह से गृह मंत्री महोदय ने अभी नक्सलवादियों से बात करने का प्रोसेस शुरू किया, उसका हम स्वागत करते हैं कि बातचीत होनी चाहिए नक्सलवादियों से, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। किस वजह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं, इसका शोध प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा विषय जो है, जेएनयू में जो नारे लगे, जिस तरह के नारे लगे, उसकी कांग्रेस पार्टी भर्त्सना कर चुकी है, फिर करती है भर्त्सना। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, क्या देश में रूल ऑफ लॉ रहेगा? क्या देश में संविधान रहेगा? देखिए सुनिए, राहुल गांधी ने जेएनयू आकर के क्या किया? मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। आप सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुन लीजिए। आप सवाल देखिए, बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। आप बात सुन लीजिए, मनमोहन सिंह जेएनयू मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं होता, पर राहुल गांधी भाई देखिए, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप बात पूरी करें, फिर आपका सवाल पूरा हो जाए तो आप इंतजार कीजिएगा जवाब का। निधि, आपका सवाल, 1 मिनट राजीव जी थोड़ा रुकिएगा। निधि, आपके 30 सेकंड। हेलो निधि, आपके 30 सेकंड, आप बोले। हेलो आकाश जी, आप मुझे समय कम दे रहे हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि जिस हिसाब से अब आप इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से नक्सल की पीड़ा सबसे ज़्यादा इन लोगों ने झेली, अभी इनका ये कहना है कि इंदिरा गांधी जब जेएनयू आती हैं तो यही वामपंथी दल के लोग उन्हें काला झंडा दिखाते हैं और उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। साथ ही साथ कांग्रेस दल के ही जब मनमोहन सिंह जेएनयू आते हैं तो उन्हें भी नहीं आने दिया जाता। पर राहुल गांधी जब आते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा और कोई ऐसा नहीं होता जो उनके यहाँ के प्रवेश पर निषेध करता हो, उनके प्रवेश का। ये वामपंथी दल के लोगों के साथ में मिल करके राहुल गांधी वहीं पर खड़े होकर के उनका समर्थन करते हैं और देशभक्ति, जिस प्रकार से देश के विरोध में गतिविधियां हुई, देश विरोधी जो गतिविधियां जेएनयू में घटित हुई, उनका समर्थन करते हैं राहुल गांधी। किस प्रकार से आप इस बात को स्पष्ट करिए ना कि किस प्रकार से आप कहते हैं कि कांग्रेस ने नक्सलवाद का दंश झेला, नक्सलवाद की सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस के ऊपर रही। जी बताइए। देखिए, आज ये देश में सबसे बड़ा फैशन है कि जिन्होंने राष्ट्र के आंदोलन में कभी कोई योगदान नहीं दिया, सबसे ज्यादा सवाल वही पूछ रहे हैं। मेरे पीछे 2 फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं।
एक दोनों पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, और एक इंदिरा जी का फोटो है, एक राजीव जी का फोटो है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, क्योंकि चुपते प्रश्न उठाना राजीव त्यागी की शैली है। आप जवाब ले लीजिए। ये दोनों देश के लिए शहीद हुए, और जो शहीद परिवार है उसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या मुझे बताएंगे कि नक्सलवाद का कभी किसी ने सपोर्ट किया देश में? क्या कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया? मैं पूछना चाहूंगा, पीडीपी के साथ आप सरकार चलाते हैं, ज्यादा चिल्लाने से चीजें सही नहीं हो जाएंगी। थोड़ा पानी पी लीजिए, आपकी आवाज थोड़ी सी जो है कर्कश होती जा रही है, थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, राहुल गांधी जी के बारे में ज्यादा जोर से चिल्लाने से झूठ सच में तब्दील नहीं हो जाएगा। पीडीपी के साथ सरकार आप चलाएंगे, पीडीपी के साथ सरकार चलाएगी जो पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती है। क्या देशद्रोह का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे नहीं चलना चाहिए जिन्होंने पीडीपी के साथ सरकार चलाई? मेरा प्रश्न ये है कि जब जम्मू कश्मीर में झंडे बुलंद किए जाते हैं ISIS के, पाकिस्तान के, तो तब आपका खून नहीं खोलता है। आपकी दोगली राजनीति है। और आपके जो तड़ीपार अध्यक्ष हैं, जिनको हाई कोर्ट ने तड़ीपार किया अमित शाह जी को, जब अपराधी मानसिकता अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो लंपन एलिमेंट इसी तरह से देश में निकलेंगे जैसे आप कर रहे हैं। अरे भाई एक मिनट, अब हम बहुत पीछे जा रहे हैं, थोड़ा आप दोनों को रोक रहा हूँ। नूपुर जी थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक लोग बाग हैं। और राजीव जी आपको भी रोक रहा हूँ। मेरा प्रश्न, लेकिन एक सवाल, राजीव जी थोड़ा सा रुकिएगा। नूपुर आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ जो आज संसद में पूछा गया। राजीव जी थोड़ा सा रुकिएगा, राजीव जी रुकिएगा प्लीज। नूपुर जी एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को पाकिस्तान बना देना चाहती है। नूपुर आपसे एक सीधा सवाल ये है कि आज मायावती जी ने संसद में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और वो ये कि जांच कमेटी जो कर रही है जांच वेमुला मामले की, उसमें कोई दलित है या नहीं, और उसमें उनका ये कहना था कोई दलित उसमें नहीं है। उसका जवाब क्या है कि आगे डाले जाने वाला है, नहीं डाला जाने वाला है, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। आज जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने मायावती जी को ग्रिल किया है, एक दलित की बेटी को ग्रिल किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल चारों चेहरा राजीव जी इंतजार कर लीजिए, ठीक है, इंतजार कर लीजिए, जवाब का इंतजार कर लीजिए। राजीव जी, ये दलित नहीं है, ये साबित करना चाहते हैं। ये मनुवादी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की शैली है, आज से नहीं है। इन्होंने अम्बेडकर का विरोध किया, अम्बेडकर साहब का विरोध किया, इन्होंने बाबू जगजीवन राम का सब विरोध किया, और इन्होंने मीरा कुमार जी का विरोध किया। आज मायावती जी का विरोध कर रही है। भाई कांग्रेस को तो लोगों ने 58 साल चुना, इसलिए चुना कांग्रेस को कि कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा आप दोनों को रोक रहा हूँ। जयदीप किसान आत्महत्या, मेरी आप सभी नेताओं से, आप सभी पार्टी के प्रवक्ताओं से गुजारिश है, आप खुद इस तरह की बहस के माध्यम से मुद्दों को कमजोर करते हैं। आप मनुवाद पे चले जाते हैं, आप राजीव गांधी पर चले जाते हैं, आप इंदिरा गांधी पर चले जाते हैं, आप कश्मीर के विभाजन पर चले जाते हैं। मुझे लगता है बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने है। हमारे ही देश के कुछ युवा अपने विश्वविद्यालय में कुछ इस तरह के विचारों के साथ जुड़ रहे हैं जो लगता है देश के लिए घातक है। अंदर ही अंदर एक ऐसा बारूद बिछाया जा रहा है जिसकी एक चिंगारी देश को सुलगा। अगर ऐसे लोग नक्सलवाद की तरफ, राष्ट्रद्रोह की तरफ, कश्मीर के विभाजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सारे दलों को एक होकर, मेरे को इस पूरे मुद्दे में आकाश सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस पूरे डिबेट के दौरान कहीं भी हमको सारे दल इस मुद्दे पर एकजुट होते हुए नजर नहीं आए। हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि वो उमर खालिद, आप दोनों को रोक रहा हूं, उसका कारण ये, मैं ये चाहता हूं कि क्या आप दोनों एक बात पर सहमत हो सकते हैं, जैसा कि अभी जयदीप कर्णिक कह रहे थे, देश के खिलाफ नारे लगे हैं जेएनयू के अंदर, ये कौन है इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन क्या इस पर आप साथ में हैं? राजनीतिकरण करने कानून अपना काम करे, कानून का शासन रहेगा या बीजेपी के गुंडों का शासन रहेगा? बहस इस बात पे हमारी, राहुल गांधी क्या बीजेपी के गुंडे शासन करेंगे? क्या ये एक आइडियोलॉजिकल डिबेट है जो जेएनयू में भी जारी है और देश में भी जारी है, और राजनीतिक दल इसको और इसमें घी चिल्लाने की किसी रेजोल्यूशन पे नहीं ला रहे। असीम त्रिवेदी पर जब राष्ट्रद्रोह नूपुर जी, राजीव जी रुक जाएगा। पार्टी और राहुल गांधी, निधि आप बोले, निधि आप बोले, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से कुछ बात निकलिए ना, कुछ लॉजिकल बात करिए, कुछ तार्किक बात करिए, कुछ तर्क तो प्रस्तुत रुक जाए, प्लीज रुक जाए। निधि बोल रहे हैं, निधि आप बोलिए, बाकी फेडर डाउन कर दीजिए। निधि बोले। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है।
राजनीति इसमें आगे ना बढ़े और बाकायदा किसी निष्कर्ष पर देश के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो हो सके। निधि, कैसे होगा ये? आप एक युवा हैं, राजनीति से ऊपर उठकर बोलिए। हेलो जी, देखिए सर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से अगर एबीवीपी इस कार्य में आगे बढ़ता है, देश के हित के लिए जिस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियाँ जेएनयू में घटित हुई, उसके बाद एबीवीपी उसका विरोध करता है, तो यहाँ पर बैठे हुए या फिर कांग्रेस के लोग या फिर वामपंथी दल के लोग ये कहते हैं कि इस पर एबीवीपी राजनीतिकरण कर रहा है। क्या देश के लिए बोलना, देश के लिए अपनी आवाज़ उठाना राजनीतिकरण होगा? आज देश के समर्थन के लिए युवा सड़कों पर उतर रहा है। कादरी साहब, आखिरी 20 सेकंड आपके। बच्चा और एक बूढ़ा भी हाथ में तिरंगा लेकर मामले के अंदर ने एबीवीपी ने इतने खुलकर राजनीति की है, ये शर्मनाक है इस देश के सामने कि पहले उमर को मुसलमान बनाने की कोशिश की और हिंदू मुसलमान का फसाद करवाने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी राजनीति कोई राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट आप सब मिलकर ये बोलिए हैं कि उमर खालिद के नक्सली कनेक्शन की गंभीर जांच हो। इसके ऊपर लेकिन जो राजनीतिकरण हो रहा है इसके खिलाफ, इसके अंदर जो बीजेपी आप लोग कर रहे हैं राजनीतिकरण छुपाने के लिए, क्योंकि आप अपने बिना किंतु परंतु से जिस तरह से बीजेपी ने नाकामी को छुपाने के लिए सारा खेल खेला है, नक्सली कनेक्शन है और वो व्यक्ति अगर ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो अफजल गुरु को शहीद बता रहे हैं तो यह गंभीर मसला है। लेकिन यहां पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बेहद जरूरी है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।